इस वीडियो पे वाटर बॉर्न डिसीजेस के बारे में देखेंगे। जब भी हम कंटामिनेटेड पानी को जो पीता है तो वो पानी में क्या होता है, कीटाणु रहता है। कभी पीता है हम, उसी से खाना बना देता है, कभी कपड़ा के धोते समय में कांटेक्ट में आ जाता है। ये पैथोजेनिक माइक्रोब्स क्या होता है, ये बीमारियों को फैला देता है। हमारा देश है, ये डेवलपिंग कंट्री है, मतलब डेवलप्ड कंट्री जो विदेशों कंट्री में क्या होता है, बने बने मिलेगा। बट हमारा देश में अभी भी रूरल इंडिया में कई जगह में उसको पानी का जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए भी जगह नहीं है। इन दैट केसेस ये क्या होगा, ये वाटरबोर्न डिसीजेस तांडव मचा देता है। और कुछ जगह में पीने का पानी का बहुत ही कम स्केर्सिटी है, तो वहाँ पर लोग के पास टाइम नहीं है, ना मनी है, ना वाटर प्योरीफायर्स है उनको खरीदने के लिए। ठीक है, उनका जो वाटर ट्रीटमेंट बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सोच लो उन लोगों को उस समय में क्या होगा। ठीक है, ये ज़्यादा तरह से मेनली इट अफेक्ट्स द चिल्ड्रन। क्यों? नंबर वन, बच्चे उतना हाइजीनिक नहीं रहता है, गंदगी, इधर मिट्टी में खेलना, वो करना और पानी के साथ कूदना, प्लस उसका इम्यूनिटी भी बहुत कम रहता है बच्चों में। ओके, ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होता है, वाटरबोर्न डिजीज को हल्का नहीं ले सकता है। 844 मिलियन पीपल यहाँ पर पानी का जो बेसिक पानी पीने के लिए उन लोग को सर्विस है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। अप्रोक्सीमेटली 159 मिलियन इंडिविजुअल्स के पास कहाँ सरफेस वाटर की डिपेंडेंट है। सरफेस वाटर का मतलब है जो धरती के ऊपर जो पानी चलते, नीचे नहीं। धरती के ऊपर क्या चलेगी, जो तो नदियाँ चलती है, समुद्र की पानी है, पॉन्ड्स है, लेक है, ये सरफेस वाटर कहता है। ये WHO रिपोर्ट ने ये कहा है, इतनी लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर एटलीस्ट 2 बिलियन पीपल ये पानी जो पीता है ना, उसमें फीसेस के साथ वो कंटामिनेट रहते, वही वाला वो लोग पानी पीता है। ये बीमारियां फैला देता है। मान के चलो हर साल में 502 मिलियन डायरियल डेथ्स एवरी ईयर अकर्स। सो ये इम्पैक्ट क्या है, मतलब इसका आखिरी में क्या होगा। ये पैथोजेनिक माइक्रोब्स को सपोज वो पानी के साथ कांटेक्ट में आ गया, वो पानी को हम लोग कांटेक्ट में आ गया तो उसका एक्सुडेट्स मतलब उसका कोई अंदर की पानी हो, मतलब उसको जो बाहर निकलता है ना उसी का शरीर से, उसको बोलते हैं एक्सुडेट्स। ठीक है, वो उसका एक्सुडेट्स नहीं तो उसका कंटामिनेंट मतलब किसी के साथ पानी के साथ मिला हो तो उसमें क्या क्या बीमारियां फैला सकता है, कॉलरा, डायरिया, टाइफॉइड, अमीबियासिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जियार्डियासिस, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, स्केबीज, वर्म इन्फेस्टेशन। इस प्रकार की दुनिया भर की बीमारियां अभी भी नया नया देखते जा रहा है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले वहाँ पर जो पानी, क्लीन पानी का पीने के लिए हम लोग को मुश्किल होती है, मीन्स साफ पानी को। ठीक है, पुअर सैनिटेशन मतलब हो सकता है एनवायरनमेंट में भी ढंग से उसको साफ नहीं रखा होगा, ना खुद की भी घर अच्छे से नहीं रखा होगा। ठीक है, और पर्सनल हाइजीन, नहाता नहीं, हाथ धोता नहीं, टॉयलेट जाके आने के बाद बिल्कुल हाथ नहीं धोता है। ठीक है, हैंड हाइजीन भी नहीं है और उनका जागरूकता है नहीं, मतलब कोई उनको बताता नहीं है। आखिरी में वो लोग गलत काम जो कर रहे हैं वो उन लोग सोचते हैं वो सही काम है, आखिरी में इस बीमारी का बलि हो जाता है। बैक्टीरिया के कारण से कौन सा वाटर बॉर्न डिजीजेस होता है? सबसे पहले कॉलरा है। इसको ऑर्गेनिज्म क्या था, विब्रियो कॉलरे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, फीको ओरल रूट। ये फीको ओरल का मतलब है, ये पिक्चर में देख लो, बार बार ये इमेज रूटीन में होते रहेगा। जब भी वो पानी पीता है, पानी के कांटेक्ट में, नहीं तो हाथों को कांटेक्ट में, नहीं तो मक्खी खाने के ऊपर बैठा रहा होगा, नहीं तो पानी उसी के ऊपर बैठा भी रहा होगा, ये जो पैदल काली पैर में चलते होगा, तो क्या होता है, ये सब कुछ इनडायरेक्टली खाने के साथ में मिला लेता है। आखिरी में जो यहाँ पर नया वाला जो जन को वो मिल जाता है, न्यू होस्ट बन जाता है। और कॉलरा जो है, जो बैक्टीरिया है, वो सॉल्टी रिवर मतलब जो नमक पानी रहता है ना उसमें भी जीने का है, और कोस्टल वाटर्स में भी है। हाई रिस्क किसमें है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर काम करते कॉलरा पेशेंट्स में, उनको होने का चांसेस होता है। और जो
कांटेक्ट में आते कोई भी वर्कर्स, उसके पास भी ट्रैवलर्स भी है, जिस जगह में जाएगा, जिस एरिया पे एक्टिव कॉलरा रहेगा तो वहाँ भी होने का चांसेस होता है। Who cannot or do not always follow seafood or water precautions and personal hygiene measures will have this cholera. So cholera ये 12 घंटा से लेकर 5 दिन तक इसको मतलब वो पानी कंटामिनेटेड पानी पी लिया तो ये शुरू हो जाता है। सबसे पहले डायरिया और एक्सट्रीमली वाटरी पूप मतलब फीसेस हो जाता है उसको, मतलब डायरिया बहुत ज़्यादा होता है। पानी बाहर निकल के आने के कारण से प्यास हो जाता है और पानी तो बाहर निकल गया तो यूरिन तो कम होना ही है। मसल क्रैम्प्स भी होने का चांसेस है, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग, वीकनेस एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट यू शुड नो। इस प्रकार के राइस वाटर स्टूल बने रहेगा इसका। ये रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन भी है। राइस वाटर स्टूल किस में पाया जाता है? विब्रियो कॉलरे, जो कीटाणु कॉलरे जो बनाते हैं उसी में। कॉलरे का जो ओरिजिनल रिजर्वायर है ये है गैंजेस डेल्टा, यहाँ पर पाया जाता है। दिस इज व्हाट द गैंजेस डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग को वहाँ पर ये बीमारियाँ होता है। ये हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट स्टूल टेस्ट में चेक किया जाता है। हैंगिंग ड्रॉप का मतलब उसको जो पूंछ होता है ना, फ्लैजेला, उसी को चेक किया जाता है। ये कॉलरा, दिस इज ऑल्सो अ रिक्रूटमेंट क्वेश्चन, याद रखना आप लोग का। और रैपिड कॉलरा डिप्स्टिक टेस्ट भी चेक किया जाता है। जिसको ज़्यादा हो रहा है तो जैसे यूरिन ग्लूकोज डिप्स्टिक जैसे लगाते हैं, सेम थिंग है। स्टूल लेने के बाद उसमें लगा के चेक करेगा वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करना है? पानी को देखना है और सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन करना है। सोशल मोबिलाइजेशन, यहाँ का उधर दूसरा जगह जाना नहीं है। जब तक यह दवाई पानी दिलाकर उसको ठीक नहीं होगा तब तक नहीं जाना। ट्रीटमेंट तुरंत इलाज करना है और ओरल कॉलरा वैक्सीन आती है वो लेना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? नॉरफ्लॉक्सासिन, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथाजोल, डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन। डॉक्सीसाइक्लिन सस्ता है और इजी भी होता है देने के लिए। द ड्रग ऑफ चॉइस इज मोस्टली डॉक्सीसाइक्लिन, बट अजिथ्रोमाइसिन अभी रिसेंट स्टडीज बता रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है करके। और एडिक्वेट हाइड्रेशन, जैसे हम लोग पानी जो पीते हैं ना, क्योंकि स्टूल में पूरा पानी निकल जाता है, जितना 70% की हमारा जो बॉडी में जो पानी है वो बाहर उसमें डायरिया के थ्रू जाती है तो उसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना, तो उसकी वो बोलते हैं हाइड्रेशन। प्रॉम्प्ट रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड देना पड़ेगा, तुरंत जितना निकल रहा है उतना उसको पिलाना चाहिए। एट द सेम टाइम नहीं पिला पा रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, उसका IV फ्लूइड्स लगाना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट को चेक करके लाइक सोडियम पोटेशियम वगैरह उसको नॉर्मल है, नहीं कमी है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेरा का वैक्सीन आती है जैसे ड्यूक्रोल। ये वैक्सीन जो होती है ये क्लीन पानी 150 ml के साथ उसको मिला के देना पड़ेगा, बट 2 साल के ऊपर वो बच्चा होना चाहिए। और जब भी पता चल रहा कॉलेरा उसका है तो मिनिमम 7 दिन से लेकर मतलब पहला डोज देना पड़ेगा और जो 6 वीक्स का सेकेंड डोज देना पड़ेगा। 2 डोजेस देता है, ठीक है। 3rd डोज किस में होता है? 2 से 5 साल का बच्चे को बस जरूरत पड़ता है। याद रखना एक वैक्सीन और दूसरा वैक्सीन के बीच में नॉर्मली 4 सप्ताह होता है, बट यहाँ पर ये 6 सप्ताह दे रहे हैं ये ड्यूक्रोल। बट दूसरा वाला जो है सनचोल एंड यूविचोल प्लस R, ये क्या होता है? ये दोनों को काम सेम ही ऑलमोस्ट है, ठीक है। ये ओवर द एज ऑफ 1 ईयर मतलब 1 साल के ऊपर होगा तो इसको देता है। मिनिमम ऑफ 2 वीक्स डिले बिटवीन ईच डोज ऑफ दिस वैक्सीन शुड बी गिवन, मतलब 2 सप्ताह के बीच में उसको देना चाहिए। ओके, ये मतलब 2 डोजेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉलरा एटलीस्ट फॉर 3 years, राइट, while 1 dose provides short term प्रोटेक्शन, इसलिए 2 डोज देना जरूरी है। टाइफॉइड को एंड्रिक फीवर भी कहता है। दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरिया। सैल्मोनेला टाइफी कहता है और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इट्स ओरोफिकल रूट। हाई रिस्क इसमें है, चिल्ड्रन में पाया जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम रहता है। ट्रैवलर्स में पाया जाता है। जून का महीना में ज़्यादा तरह से ये पॉजिटिव निकलता है। अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसको चेक करता है ना उनको पॉजिटिव होने का चांसेस होता है। क्लोज कांटेक्ट जिस बंदे को
पॉजिटिव है उनके साथ कांटेक्ट में आएगा उनको भी होगा। और जो पानी, जो पोल्यूटेड पानी और सीवेज मतलब जो फीसेस को जो ड्रेन जाती है ना, तो कहीं कांटेक्ट में पानी, पीने का पानी के साथ कांटेक्ट में आ गया, वो उस पानी को पीता है तो उसमें भी होने का चांसेस होता है। सो प्रोलॉन्ग एपिसोड्स ऑफ हाई ग्रेड फीवर होगा, 104 डिग्री तक तो भी पहुंच जाने के चांसेस होते हैं। और दूसरा जो लॉस ऑफ एपिटाइट भी है, मीन्स खाना खाने के लिए मन ही नहीं करेगा, नॉजिएटेड है, हेडेक और जनरल बॉडी एक भी होगा, कॉन्स्टिपेशन और स्वेटिंग भी, ड्राई कॉफ, डिहाइड्रेशन ड्यू टू वाटरी डायरिया एंड लॉस ऑफ वेट। देखो यहाँ पर व्हाइट कोटिंग ऑफ टंग भी होगा, यहाँ पर पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा, ये देखो साल्मोनेला टाइफी है। सो यहाँ पर पूरी रैशेस भी दिखाई देगा, ठीक है। और लिवर एनलार्जमेंट भी होगा, स्प्लीन एनलार्जमेंट भी होगा, इंटेस्टाइन में अल्सर भी बनेगा। ज़्यादा अल्सर बढ़ते जाता है वहाँ पर वो फटने का भी चांसेस होता है। सो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी होने का चांसेस होगी। डायग्नोसिस है जो विडॉल टेस्ट है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन। ये विडॉल टेस्ट साल्मोनेला टाइफी को देता है। ये ओ टाइटर और H टाइटर चेक किया जाता है। ओके, सो दिस इज साल्मोनेला टाइफी, दिस इज साल्मोनेला पैराटाइफी, O और H, और पैराटाइफी में ABC, ओके, H A चेक किया जाता है। तो ये है, इसमें डाइल्यूशन करता है। सबसे पहले यहाँ पर सीरम ऐड करेंगे और 1:20, 1:40 ये यहाँ से निकल के इसमें डालेगा, और इसमें जो दिखाई दे रहा पॉजिटिव फिर डाइल्यूट करके देखेगा 80 तक, फिर यहाँ पर डाइल्यूट करके देखेगा, फिर यहाँ डाइल्यूट करके देखेगा। ये क्या करेगा, सीरम और नॉर्मल सलाइन को यहाँ पर डाइल्यूट करके देखेगा। और ब्लड सैंपल फॉर कल्चर, स्टूल सैंपल, यूरिन सैंपल और रेयर केसेस डीएनए सैंपल, ये सब कुछ डीएनए एंटीजन पता चल जाएगा और एंटीबॉडीज पता चल जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग इलाज कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स है, सबसे पहले जो मक्खियाँ का थ्रू फैलती है, आप लोग ये टाइफॉइड मेरी के बारे में भी सुना होगा, वो मेस में काम करती थी, वो काम करते करते उसको जो नाखून काटती नहीं थी, तो उसके कारण से ये टाइफॉइड एक कैरियर बने, उनका बीमारी हुआ ही नहीं बट बाद में वो कैरियर बने। सो वहाँ का स्टूडेंट्स लोग को, बहुत ढेर सारे लोगों को बहुत ही बड़ा भयंकर प्रॉब्लम हुआ था। फिर बाद में चेक किया गया, बाद में पता चला उन लोग को टाइफॉइड है। ये कौन कारण है चेक करते समय बाद में पता चला, जो कुक है जो खाना बांटती थी तो उन्हीं लोग के थ्रू हुआ था। तो ये है, बट जहाँ पर मक्खियाँ आके बैठे रहेगा ये करेगा तो वो उसी से बचाना पड़ेगा। और बेसिक सैनिटेशन के बारे में उसको बताना है, समझाना है। हर हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इन अ हॉट सोपी वाटर इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, क्योंकि ठंड पानी में वो जाता नहीं है, थोड़ा से गुनगुना पानी से धुलाएंगे तो वो निकल जाती है। जो खाना खाने के पहले, खाने बनाते समय में और टॉयलेट होके आने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ये अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र होता है ना, वहाँ पर जहाँ पानी का सुविधा नहीं है यूज़ कर सकता है, बट दैट इज़ अ कॉस्ट सोचना पड़ता है। और दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स पे, वो नहाते समय में वो जो पानी होता है ना, कंटामिनेटेड पानी, उसको पीना नहीं है। कुछ बच्चे पी लेते हैं, बड़े लोग भी पी लेते हैं। रॉ फूड्स को और वेजिटेबल्स को अवॉइड करना चाहिए, जिससे इसमें भी होने का चांसेस होती है। इसलिए जो हॉट और कुक्ड फूड से खाना चाहिए, मतलब उसको, मतलब रूम टेम्परेचर में जो रहता है ना, जैसे फ्रिज में लगा लगा के खाना बना के रखता है, वो सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश खाना बनाना है और फ्रेश खा के उसको ठीक रह सकता है। टाइफॉइड का भी वैक्सीनेशन होती है, एक इनएक्टिवेटेड टाइफॉइड वैक्सीन होती है, एक लाइव टाइफॉइड वैक्सीन होती है। इनएक्टिवेटेड का ओनली 1 शॉट देते हैं इंजेक्शन, एटलीस्ट 2 वीक्स ट्रैवल के पहले, मतलब कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो एंडेमिक भी होगा ना, एंडेमिक मतलब कुछ जगह में वहीं पर बहुत दिन से रहेगा, तो वहाँ पर के लिए ये इनएक्टिवेटेड टाइफॉइड वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। ये भी 2 साल के ऊपर वाला को देना चाहिए, बट एक बार लग चुका है तो हर 2 साल में इसको लगाना चाहिए। और लाइव टाइफॉइड जो वैक्सीन होता है, ओके, इसमें 6 साल के ऊपर वालों को देना पड़ेगा, बट यहाँ 4 कैप्सूल्स होती है। एक एक कैप्सूल ऑल्टरनेट डेज, मतलब आज खा लिया तो कल छोड़ना है, कल खा लिया
कल ने परसों खा लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे छोड़ना, इस प्रकार की एक दिन छोड़ के एक दिन खाना पड़ेगा। लास्ट डे जो ट्रैवल करने के पहले 1 सप्ताह के पहले इसको खाना जरूरी है। बट याद रखना, ये जो कैप्सूल खाता है ना, वो गटक के खा लेना चाहिए, मतलब स्वालो करना चाहिए, उसको दांत में लगा के उसको तोड़ना गिरना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें लाइव है, वो मुंह में रह जाएगा और मुंह में लाइसोसोम्स होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करके उसको काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए। और ये है 1 घंटा खाने के पहले लेना चाहिए, राइट, बिकॉज इट इज लाइव। और बूस्टर वैक्सीनेशन इसके लिए हर 5 साल में ले सकता है। और ये है रेफ्रिजरेटर में इसको रखना पड़ेगा, बिकॉज यूजुअली जो दवाइयाँ रखता है ना, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस में ही रखा जाता है। टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन भी देता है, अजिथ्रोमाइसिन। सपोज सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कुछ उसका रेसिस्टेंट है, ना एलर्जी का, इस प्रकार की है। सपोज बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, केफ्ट्रेक्सोन यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने का चांसेस होगी। एक बार अंदर ब्लीडिंग हो गया तो पेशेंट शॉक में जाएगा। और मायोकार्डाइटिस मतलब जो हार्ट मसल्स में इन्फ्लेमेशन होगी, और हार्ट की जो एंडोकार्डियम अंदर में भी एक इन्फ्लेमेशन होगा, उसको बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस। और माइकोटिक अन्यूरिज्म्स मतलब जो ब्लड वेसल्स होता है ना जो हार्ट की, तो वहीं पर आसपास में उसको मतलब थोड़ा डायलेटेड दिखाई देगा। निमोनिया, लंग्स में एयर फिल्ड लंग्स, आई मीन फ्लूइड फिल्ड लंग्स इज कॉल्ड एज निमोनिया। सो कॉम्प्लिकेशन टाइफाइड की क्या क्या है, आगे भी है, पैंक्रियाटाइटिस भी होने के चांसेस होते हैं, किडनी और ब्लैडर इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस होते हैं, मेनिंजेस का इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं, और साइकेट्री प्रॉब्लम जैसे डिलीरियम, हैलुसिनेशंस और साइकोसिस भी होने के चांसेस होते हैं। सो वायरस के कारण से कौन सा वाटरबोर्न डिजीजेस होता है। सबसे पहले पोलियोमाइलाइटिस है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके आता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इट इज ओरोफिकल रूट है। हाई रिस्क किसमें है, 5 साल के जो बच्चे कम रहते हैं उसी को ज़्यादा चांसेस होते हैं। ट्रैवलर्स को ज़्यादा होने का चांसेस होते हैं जहाँ पर पोलियो का जगह में जा रहे हैं, तो मतलब एन आउटब्रेक इज ऑल्सो कॉमन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, ये पोलियो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता है कैसे शुरू हो रहा है, क्या लक्षण है, कुछ भी समझ नहीं आता है। बट कुछ लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है। फ्लू मतलब कुछ मौसम चेंज होने के बाद एक सिम्टम्स आता है ना, जैसे फीवर है, बैक पेन है, सो थ्रोट है, नेक पेन है, हेडेक है, नोजिया, स्टमक पेन, इस प्रकार की वो स्टार्ट होता है। तो टिपिकल कंट्रैक्चर्स होगा, मतलब कंट्रैक्ट हो जाएगा, सीधा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह है, इसको इमेज को पॉज करके आप देख सकते हैं। और कुछ लोग को ये वाला जो सीवियर में भी बना मतलब अफेक्ट होता है, सो स्पेशली जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, तो वहाँ पर पैरास्थेशिया भी होता है, मतलब वहाँ पर नमनेस हो जाता है एक्सट्रीमिटीज में, मतलब सुन सुन जैसे लगेगा। पैरालिसिस भी होने के चांसेस होते हैं, जैसे हाथ पैर नहीं चलता है। और मेनिंजाइटिस का पूरा इन्फ्लेमेशन होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे एक बार मेनिंजाइटिस का हो गया, ब्रेन भी अफेक्ट हो जाता है, बच्चे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है इस पर। जो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सो थ्रोट है तो स्पेसिमन लेगा, फीसस है तो उसको स्टूल लेगा, कभी कभी ऑकेशनली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एलपी लगा के उसको निकलेगा और सेल कल्चर में दे देगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का द्वारा पोलियोमाइलाइटिस को चेक किया जाता है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स, सबसे पहले क्लीन पानी पीना जरूरी है, और हाइजीनिक प्रैक्टिस जैसे हाथ धोना, पोटी करने के बाद फिर अच्छे से वॉश करना, सैनिटेशन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है वैक्सीनेशन। ये पहला है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता है, ये IPV कहता है, उसको साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। इसको दूसरा महीना, चौथा महीना और 6वां से 18 महीना, 4 साल से 6 साल के बच्चे में 4 डोसेस दिया जाता है। ये इंजेक्टेबल है ये। और लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होता है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये कभी भी ले सकता है, बट ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में रहेगा। 2 बूंद जिंदगी आप लोग सुने होंगे, तो उसमें दिया जाता है। ये 0 डोज होता है, 6 वीक्स मतलब 1.5 महीना और 2.5 महीना और 3.5 महीना और 5 साल में दिया जाता है।
सो याद रखना, ये माँ का दूध पिलाने के पहले मतलब आधा घंटा का पहले और आधा घंटा का बाद में इनको मतलब पोलियो पिलाना चाहिए, क्योंकि पोलियो में लाइव वैक्सीन है, वो माँ का दूध में एंटीबॉडीज ए होता है, तो वो क्लम्प हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होती है। इसीलिए माँ का दूध आधा घंटा पोलियो पिलाने के पहले और बाद में पिलाना चाहिए। सो हेपेटाइटिस ए वायरस ये है ओरोफिकल रूट के थ्रू होती है और ये हाई रिस्क ट्रैवलर्स में होती है। फिजिकल कांटेक्ट जिसके पास पॉजिटिव है तो उनके पास टच में आ गया तो, और सब्सटेंस अब्यूजेस कुछ नशा पानी करते हैं ना, तो उन लोग में भी चांसेस होती है। और होमलेसनेस मतलब जिसकी घर नहीं है, कहीं भी वो कर रहा है, तो सबसे पहले इसको येलो फीवर भी इसलिए कहते हैं। क्यों कहता है? क्योंकि इसको जो लक्षण है ना येलो कलर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पहले लिवर सूज जाती है, लास्ट में क्या होगा, वो जॉन्डिस बना देता है। ओके, लिवर सूज जाएगा तो वहाँ पर बाइल प्रोडक्शन ढंग से नहीं होता है, फिर बाद में जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको जो फैट की मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं होगा, सो बिलीरुबिन बढ़ते जाएगा और एनीमिया साइड बाय कम होते जाएगा, सॉरी हीमोग्लोबिन कम होते जाएगा। तो जॉन्डिस और जो एनीमिया है उनका भाई बहन जैसे दोनों साथ साथ बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, इसलिए इसको येलो फीवर भी कहता है। कॉमन सिम्टम्स है, जब भी इन्फेक्शन हो चुका है 3 से 4 सप्ताह के बाद फीवर, नोजिया, येलोइंग ऑफ द स्किन, आइस एंड लाइट कलर्ड स्टूल्स, मतलब जो पॉटी होता है एकदम लाइट लगाएगा, मतलब इट इज़ नॉट येलोविश, बहुत ही मतलब उस प्रकार की आएगा, प्लस डार्क यूरिन रहेंगे और इचिंग रहेगा, क्योंकि जब स्किन के थ्रू बाहर निकलता है ना तो खुजलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं उन लोगों को, और वॉमिटिंग भी होगी। और हेपाटोमेगाली, हेपाटो मतलब इट इज़ लिवर, और मेगाली मतलब सूजा है, बड़ा है, ठीक है। और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में भी जाने का चांसेस होती है जब ट्रीट नहीं करेंगे। सो डायग्नोसिस है, ये IgM और IgG होती है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन दिखा देता है। IgM जो पहली बार इन्फेक्शन आती है ये पहले दिखाई देता है। सपोज इसको दोनों ग्राफ डालेंगे, इसको बाद में दिखाई बड़ा है, इसका मतलब वो पहली बार का नहीं है, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, पहले आ चुकी है फिर चला गया। तो ये HIV टेस्ट होती है, IgG और IgM, ये पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट टाइम की इन्फेक्शन है, ये सेकेंड टाइम के बाद ही आता है IgG। सो ये कंट्रोल में आता है, यहाँ पर ये टेस्ट करता है, तो वो चेक करना पड़ेगा। सो प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये 0 और 6 मंथ्स में 2 ही डोसेस देता है बच्चों में, और इम्यूनोग्लोबुलिन डायरेक्टली देता है जब भी वो पॉजिटिव है। सो जैसे हॉस्पिटल में बच्चे लोग क्लिनिकल जा रहे हैं, जिस पेशेंट के पास पॉजिटिव है उनके साथ कांटेक्ट में आके निडल पोर्क हो गया, तुरंत उन लोग को इम्यूनोग्लोबुलिन देता है। ओके, जैसे हेपेटाइटिस ए की, तो लास्ट में उसको वैक्सीनेशन भी करवा देता है। सो कॉम्प्लिकेशंस है, कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस, मतलब जो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के कारण से वहाँ पर रुक जाती है, उसके कारण से हेपेटाइटिस होने का और चांसेस ज़्यादा बढ़ती जाएगा, बिलीरुबिन स्टेसिस हो जाती है और रिलैप्सिंग वापस भी आने के चांसेस होते हैं, ऑटो इम्यून भी बनेगा। यह वैक्सीनेशन है, और ये हेपेटाइटिस ई वायरस है। हेपेटाइटिस ई वायरस ओरोफिकल रूट के कारण से होती है, और ये हाई रिस्क किस में है, ओल्डर अडल्ट्स में होता है, और नहीं तो यंग अडल्ट्स में होता है, 15 से 44 ईयर्स के बीच में जो रहता है। बट इतना याद रखना, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत ही खतरनाक है। मैंने मेरी ज़िंदगी में 2-3 लोगों को देखा है हेपेटाइटिस ई, ओरोफिकल रूट से हुआ, बट ये 3 दिन जब भी पॉजिटिव हो जाता है 3 दिन 4 दिन तक जिंदा रहेगा। तो इतनी भी ट्रीटमेंट देने के बाद भी आई नेवर सीन दोज पीपल लिविंग। ये लोग स्पेशली जो गन्ना का जूस पीते हुए कहानियाँ सुना, बिकॉज प्रेगनेंसी में वो लोग को पीने का मन करता है ना, उस प्रकार की। तो ये है फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, मतलब इतनी सीवियर हो जाती है मृत्यु तक लेके चला जाता है। इसका डायग्नोसिस है एंटी HEV इम्यूनोग्लोबुलिन चेक किया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स है, गुड सैनिटेशन मेंटेन करना है, होलसम क्लीन वाटर, होलसम का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहना चाहिए, वो पानी को उसको
मतलब पीना चाहिए। ठीक है, रॉ पोर्क और वेनिसन, डियर का मीट है, ये पिग का मीट है, पोर्क कहता है, ये है वेनिसोन मतलब जो डियर का मीट है, ये रॉ खाना नहीं है बिल्कुल। बट एक्चुअली क्या है, एफडीए ने अभी भी वो हेपेटाइटिस ई वैक्सीन को प्रूफ नहीं किया, बट 2012 से चाइना में एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन से ये चलते जा रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो पानी पीता है और धोता है, ये फ्रेश वाटर में आपको धुलाना चाहिए, और वेजिटेबल्स वगैरह धोने के बाद खाना बनाना चाहिए। मोस्टली जो गुनगुना पानी में हम लोग धुला देंगे, ऊपर जो ऑयली स्टिकी है वो भी निकल जाती है। रॉ मीट वगैरह अवॉइड करना चाहिए, अच्छे से पानी उबाल के पीना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। सो अक्यूट डायरिया, ये रोटा वायरस है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू, ये रॉ पोर्क का थ्रू जाता है, और वेनिसन का मतलब जो मीट के थ्रू जाता है, राइट। बट बात ये है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, बच्चों में बहुत अधिक जाती है, इसमें बहुत कॉमन कॉज है, सडन होगा इसलिए इसको अक्यूट कहता है। फ्रीक्वेंट स्टूल जाते रहेंगे, और तीन और ज़्यादा दिन भी होने के चांसेस होते हैं। वॉमिट हो सकते, फीवर हो सकता है, अब्डोमिनल पेन भी होगा। ये क्या होगा, फ्लूइडिटी और वॉल्यूम ऑफ द बाउल बहुत ज़्यादा ही उसको बढ़ा देते हैं, उसके कारण से क्या होगा, वो लूज बाहर निकल के आ जाता है, तो डायरिया बन जाती है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो जाता है। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं ये रोटा वायरस कहाँ से फैल रहा है। देखो, ये खाने के बाद यहाँ इंटेस्टाइन में आके रुक जाता है, कभी कभी खांसते समय में मुंह का द्वारा भी बाहर निकल के आ जाते हैं। ये बच्चे के साथ कांटेक्ट में आ गया है, ठीक है, तो सैंपल निकाल के देखेंगे, वायरस यहाँ पर रहेगा। बॉडी क्या करते हैं, यहाँ पर इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहे, जो भी पानी रहता है वो सीधे सीधा बाहर निकाल देता है, तो डिहाइड्रेशन में पहुंचा देता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हाथ धुलाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टॉयलेट के बाद, और डायपर चेंज करते समय में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे में रोटा वायरस कॉमन है। ठीक है, तो वो टॉयलेट जाके आने के बाद अच्छे से धुला के आया क्या, देखना पड़ेगा। इसका भी वैक्सीनेशन आता है, रोटा चेक करके, ये है RV5, ये 3 डोजेस में दिया जाता है, जैसे 2 महीना, 4 महीना और 6 महीना में। बट रोटारेक्स करके आती है, उसको 2 डोजेस देता है, ये है दूसरा महीना और चौथा महीने में दे देता है। स्टूल्स टेस्ट से देखा जाता है, डायग्नोस किया जाता है, और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है रोटा वायरस के लिए। एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल्स वोंट हेल्प अ रोटा वायरस इन्फेक्शन एक्चुअली। सो यूजुअली इन्फेक्शन रिजॉल्व्स विद इन 3 to 7 days। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना जरूरी है। कॉम्प्लिकेशंस है सिवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने का चांसेस होता है। वाटरबोर्न डिसीजेस, पैरासाइट से क्या क्या होता है, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस पैरासाइट से है, ये क्रिप्टोस्पोरिडियम के कारण से होता है। ये बहुत कंटेजियस है, मतलब जल्दी से जल्दी किसी के पास कांटेक्ट में आ गया ना, तो वो तुरंत हम फैल जाती है। जैसे अनट्रीटेड वाटर, मतलब कंटामिनेटेड वाटर को हम लोग पी लेता है, ठीक है, जैसे लेक वगैरह में, मतलब जो स्विमिंग करता है ना, स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स, अदर रिक्रिएशनल एरियाज, यहाँ पर क्या होता है, ये क्लोरीन उसको मारता नहीं है, बट बात ये और भी बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू, स्पेशली जो अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू, लाइक कभी कभी कुछ लोग दूध ऐसी गाय से निकालने के तुरंत पी लेता है, उसको बोलता है अनपैस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, तो उस प्रकार की नहीं लेना चाहिए, ऑलवेज उसको कुक करके पीना चाहिए। अनपैस्चर्ड एप्पल सीडर भी जो डायरेक्टली पी लेते हैं उनको भी चांसेस होता है। कंटामिनेटेड आइटम्स एंड सर्फेसेस लाइक टचिंग विद इन्फेक्टेड एरिया, तो उसके बाद दूसरे को फैला देता है। डायपर बदलते समय में भी चांसेस होते हैं। इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में भी आएगा, तभी भी हो सकता है। एंड सेक्सुअल कांटेक्ट ऑल्सो, स्पेशली ये एक्चुअली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, बट जिसके पास है उसको टच कर दिया है, इधर उधर वहाँ टच कर दिया, तो उनको चांसेस होता है। एंड हाई रिस्क पीपल में 1 से 4 साल के बीच में बच्चे को बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है, 75 ईयर्स के ऊपर, और जो छोटे बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और मैंने लिविंग विद देम,
will may be a high risk. सो अनफिल्टर्ड वाटर वगैरह लेने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एनिमल्स जिसका इन्फेक्टेड है उनके थ्रू भी, लाइफ स्टॉक मतलब वही वाला जो शेड वगैरह होता है ना, जो कैटल शेड है, गाय गुरु रखता है ना, तो उसी के चांसेस होता है। पब्लिक पूल्स में भी रिक्रिएशनल पानी इस प्रकार के जो होता है वहाँ भी चांसेस होते हैं। ये मोस्टली यूएस वगैरह ज़्यादा तरह से होता है। जिसको केयर कर रहा है, कैंसर पेशेंट है, एड्स पे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट हो उसमें भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, प्रेग्नेंट वुमन में भी ध्यान देना है, क्योंकि एक बार उन लोगों के पास पहुंच गया तो बाहर निकलना मुश्किल है, ऑटो इम्यून हो जाता है। तो ये पैरासाइट तो है, बट एक्चुअली क्या है, इसको ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है देने के लिए। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, 2 दिन में स्टार्ट होती है और 10वां दिन तक उसको लक्षण दिखाई देता है। वाटरी डायरिया सिवियर भी हो सकता है, अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, क्रैम्पिंग भी हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, खाना पीने का मन ही नहीं रहेगा, लो फीवर भी हो सकता है, स्टूल टेस्ट दिखाई देगा। और प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है, ये जो डायरिया को बढ़ाने के लिए जो होता है ना, जैसे अल्कोहल और चाय कॉफ़ी, ये सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा। और दूसरा जो है लैक्टोलोस फ्री वाला लेना जरूरी है, क्योंकि दूध के कारण से क्या होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है हम लोग खाने के बाद जो ग्लूकोज और लैक्टोलोस में डिवाइड होता है, तो लैक्टोलोस के कारण से कुछ लोग का एलर्जी होता है और भी उसको डायरिया होगा, इसलिए दूध वगैरह अवॉइड करना चाहिए। सो ट्रीटमेंट है एंटीप्रोटोजोवल मेडिकेशंस है, निटरजेनाइड देता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए देता है। ठीक है, बट बात ये है जिसका इम्यूनिटी कम रहता है उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट ये दवाई जब भी प्रिस्क्राइब करने के पहले ध्यान देना चाहिए, उनका लिवर और किडनी डिजीज़ नहीं होना चाहिए, बाइल और गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स भी नहीं होना चाहिए, प्लस वीकन मतलब इम्यूनिटी भी कम नहीं होना चाहिए। सो एंटी डायरियल मेडिकेशंस भी दे सकता है, लोप्रोमाइड इज अ कॉमन ड्रग, एक्चुअली इट विल स्टॉप डायरिया। ठीक है, बट इतना ध्यान देना, लोप्रोमाइड के कारण से हार्ट रिदम प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है, बट डिहाइड्रेशन और मिनरल्स को लूज करने से बचा देता है, बस इतना ही है। ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ही अच्छे से पानी पिलाना चाहिए, हाइड्रेशन, ओआरएस पिलाना चाहिए, वाटर, ब्रॉथ, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, ओरल रिहाइड्रेशन तरीके, ओआरएस, ये सब कुछ बेस्ट चॉइसेस है। सो ध्यान देना चाहिए उसको जो सिम्टम्स के ऊपर, सपोज वो डायरिया कम नहीं हो रहा है और 10 वाटरी स्टूल्स के ऊपर प्रतिदिन में हो रहा है, इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए, और आईवी फ्लूइड्स और न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस है सीवियर हाइड्रेशन। सीवियर हाइड्रेशन का ये है साइंस एंड सिम्टम्स है, सबसे पहले बहुत प्यास लगेगी, इसलिए कम यूरिन है, ड्राई माउथ है, स्वेलन टंग है, हेडेक है, फेटीग है, बैड ब्रेथ भी, डिजीनेस क्योंकि कम ही पानी हो गया, हार्ट में भी कम ही पानी होने के साथ पैल्पिटेशन होने के चांसेस होते हैं। यही सब सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगी, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम की। जब सोडियम बाहर निकल के आने लगेगा तो किडनी बोलता है नहीं नहीं रुकाओ रुकाओ करके, और पूरा बॉडी को सुझा देता है। ठीक है, ये हार्ट और अदर ऑर्गन्स के भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हाइपोवोलेमिया, क्योंकि 70% में जो पानी बाहर निकल के जा रहा है तो होगा ये। बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रेटिक डिसीज और कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इसमें होने का चांसेस होता है। और चिल्ड्रन की कभी कभी ग्रोथ प्रॉब्लम्स भी किसी किसी कारण से होगा। ये दूसरा जो पैरासाइट के कारण से जो वाटरबोर्न डिजीजेस होती है वो डिसेंट्री, इसमें पैरासाइट के कारण से भी होता है, और दूसरा बैसिलरी मीन्स बैक्टीरिया के कारण से भी होता है। इतना ध्यान देना, ये पैरासाइट का थ्रू देगा, ये एंटामीबा हिस्टोलिटी के कारण से हुआ, बट बात है जो सिजल्ला करके है, ये बैसिलरी डिसेंट्री कहता है, जिस बैक्टीरिया के कारण से हुआ। सो ओरोफिकल रूट के कारण से हुई, और इसकी जो हाई रिस्क है ये है जो लोगों के साथ रहते हैं वो सैनिटेशन के साथ रहते हैं, उनको चांसेस ज़्यादा होगी। ट्रैवल जो करता है ना, तो जहाँ पर पुअर सैनिटेशन होता है वहाँ पर उनको चांसेस होगी। ये सबसे पहले जो मेन लक्षण जो होता है, ब्लड और म्यूकस इन द फेसेस, वो मतलब जितना पॉटी करने के बाद और भी करने के लिए मन करेगा उनको, और बार बार रिपीट होगा उसका अर्ज, बार बार इच्छा रहेगा तो टॉयलेट में जाके बैठे रहेंगे करके। अब्डोमिनल पेन भी होगा, स्टूल भी पास होंगे, पास होते समय बहुत पेन होगा, फिटिक भी होंगे।
और ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाजोल ही देगा, ट्रिनिडाजोल और निटाजोजानाइड और डिहाइड्रोएमेथिन एंड क्लोरोक्विन भी देता है। केयरफुल हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साबुन से, पानी से बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायपर चेंज करते समय में और सीवेज का हैंडल करते समय में ये सब कुछ वो प्रिवेंट करेगा। सो ये सेक्सुअल कांटेक्ट में भी मतलब चांसेस होती है इधर उधर टच करने से हो जाएगा। तो इसलिए जो भी पीना है ढक्कन वाला जो बंद वाला ही पीना जरूरी है। और पैस्चराइज्ड मिल्क पीना जरूरी है इन केस ज़रूरत है तो। और स्ट्रीट वेंडर्स में जो दुकान वगैरह में बाहर बेचते हैं उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाथ तो बार बार धोना चाहिए और जो भी खाते हैं बॉईल करके एटलीस्ट 1 मिनट तक उसको बॉईल करके आना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन है लीवर एब्सिस से, ये है लीवर एब्सिस। एब्सिस के ऊपर एक सिस्ट बनी, ठीक है। मेडिसिन साइड इफेक्ट्स के कारण से नोजिया भी होने के चांसेस होती है। ये पैरासाइट धीरे धीरे पूरा जगह में लिवर, लंग्स, ब्रेन और अदर ऑर्गन्स में भी फैलने के चांसेस होते हैं। जियार्डियासिस है, ये जियार्डिया लैम्बा का कारण से होता है, मोर ऑफ फेकल रूट के कारण से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, वाटरी रहेगा, डायरिया है ही होगा और फॉल स्मेलिंग माने बदबूदार डायरिया भी होने का चांसेस होता है। बट दैट में ऑल्टरनेट विद सॉफ्ट ऑल्सो, कभी कभी सॉफ्ट भी होगा, ग्रीसी स्टूल्स भी होगा, ओके। फिटिक भी होने का चांसेस होती है, स्टमक क्रैम्प्स और ब्लोटिंग, गैस वगैरह बनने लगेगा। सो स्टूल टेस्ट चेक करना पड़ता है। हाई रिस्क है, चिल्ड्रन में ज़्यादा तरह से होगा, ये स्पेशली जो, क्योंकि बच्चों लोग को पॉटी वगैरह तो पता नहीं ना, तो हाथ लगा के इधर उधर कर लेता है। और डायपर्स जो पहना है उसमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। टॉयलेट ट्रेड नहीं करते समय में भी चांसेस होंगी। और चाइल्ड सेंटर केयर में बहुत ही होगा, क्योंकि इसको टच करेगा तो धोएगा नहीं, दूसरों को भी धोएगा, सबको धोते धोते फैला देगा, है ना। पीपल हु लिव और वर्क विद स्मॉल चिल्ड्रन स्पेशली, दे आर चांसेस हैविंग दिस। सो प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से धुलाना चाहिए और अनकुक्ड फूड वगैरह खाना मना करना चाहिए। और ट्रैवलिंग करने के पहले सेफ फूड सप्लाई को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड वाटर मीन्स साफ शुद्ध पानी नहीं है, पीना नहीं चाहिए। इसका ट्रीटमेंट है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल एंड निटाजोजानाइड। कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब पॉटी पॉटी होते रहेंगे बीच बीच में, और रिकरिंग डायरिया भी होगा, और दैट लास्ट फॉर ईयर्स ऑल्सो। चिल्ड्रन में स्पेशली सीवियर जियार्डियासिस होता है ना, तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ कम हो जाता है, स्लो डेवलपमेंट भी होता है एंड इट कॉजेज मैल न्यूट्रिशन टू। स्किस्टोसोमियासिस, ये है ब्लड फ्लूक्स है, ट्रेमेटोड वर्म्स के कारण से होता है। मोस्टली हमारा देश में नहीं, अफ्रीका में ज़्यादा तरह से होता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, रूटीनली एग्रीकल्चर काम करता है, नहीं तो घर का काम, डोमेस्टिक काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल, कभी कभी मछलियाँ पकड़ना, स्विमिंग करना, यहाँ पर ज़्यादा तरह से वो पानी के कांटेक्ट में आते तभी होता है। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटेस्टाइनल होता है, एक यूरोजेनिटल होता है। इंटेस्टाइनल में मतलब इंटेस्टाइन में काम करेगा, अब्डोमिनल पेन रहेंगे, डायरिया रहेगा, ब्लड इन स्टूल्स रहेगा, ठीक है। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मतलब लीवर प्लस स्प्लीन दोनों का एनलार्जमेंट होंगे। कभी कभी पेरिटोनियल कैविटी में वहाँ पर पानी अकुमुलेट हो जाता है, साइटस जैसे बोलते हैं ना। और ब्लड वेसल्स, अब्डोमिनल में जो रहता है ना, वहाँ पर उसको प्रेशर भी बढ़ा रहेगा। बट बात है यूरोजेनिटल है, तो यूरिन में हेमेचूरिया होगा, मतलब ब्लड एंड यूरिन होगा, और ब्लैडर और यूरेटर का फाइब्रोसिस बनेगा, फाइब्रोसिस बनेगा, लास्ट में किडनी डैमेज भी होने के चांसेस होते हैं। वहाँ जेनिटल लीशंस लगेगा, ये जेनिटल नहीं है, ये हैंड में है, ये लीशंस इसको कहता है, ठीक है। वेजिनल ब्लीडिंग भी होगा, पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स टू, नोड्यूल्स इन वल्वा आल्सो विल बी सीन इन द वुमन। बट मेल में क्या होता है, इन मेल, ओके, ये सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड अदर ऑर्गन्स में अफेक्ट होगा। सो हाई रिस्क केसेस में स्कूल एज चिल्ड्रन में ज़्यादा तरह से होगा, जो स्विमिंग, फिशिंग, जो इन्फेक्टेड वाटर के साथ करेगा। एज आई टोल्ड यू, हमारा देश में नहीं है, अफ्रीका में ज़्यादा है। स्टूल और यूरिन स्पेसिमेंस में दिखाई देता है। ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेजिक्वेंटल। सो कॉम्प्लिकेशन ब्लैडर कैंसर और लिवर फाइब्रोसिस भी होने का चांसेस होता है।
ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे। सो क्लाइमेट जब चेंज होता है ना तो आउटब्रेक होने का चांसेस होते हैं, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हेवी रेन्स और स्नोफॉल ज़्यादा तरह से इंक्रीज होगा वहाँ तब भी होने का चांसेस होता है। आउटब्रेक भी होने के चांसेस होते हैं। सीवियर एपिडेमिक मीन्स, एपिडेमिक मतलब जहाँ पहले अंदर थे वो बाहर फैलने लगेगी। ओके, स्पेशली जो नेचुरल कैलामिटीज के साथ फ्लड के बाद में ज़्यादा तरह से होने का चांसेस होते हैं। ये ओवरफ्लोइंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, ओके, जो यहाँ पर इसको ढंग से नहीं है, इसको पूरा ओवरफ्लो हो रही है, जहाँ पर वो फीसेस वगैरह ट्रीटमेंट करके उसको मैन्यूर बना देता है, ठीक है, तो ये फ्लड के साथ ये मिल जाएगा तो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ही हाई रिस्क होने के लिए। ये ड्रॉट अफेक्टेड वाला, यहाँ पर देखो पानी नहीं है पीने के लिए, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो लोग कहाँ से जाएगा, तो वो पानी जो बच्चा उसी को पीने लगेगा, आखिरी में ये होने का चांसेस होता है। नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक हो, साइक्लोन्स हो, तो इस प्रकार के ड्रास्टिक चेंजेस होते समय में पानी में मिक्स हो जाती है, वो पानी जब पीते समय में प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। ओके, सो रिमेंबर, जो जैसे एक नया एसी लगा के पीएच और टेम्परेचर वगैरह हम लोग अपना ठंडा ठंडा रखता है ना, वहाँ पर पैथोजन की भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसके साथ में कभी कांटेक्ट में आ गया तो बीमारियाँ फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये है जो स्टाफ लोग उसको क्लीन नहीं करते, रोड का साइड में कहीं भी है वहाँ पर पानी जमा रहता है कम्युनिटी, तो क्या होता है वहाँ पर जमा होके जहाँ सोर्स ऑफ वाटर होती है वहाँ पर वो मतलब मिक्स होने के बाद लास्ट में जब पानी पीते तो बीमारियाँ होने का चांसेस होता है। ये कंटामिनेटेड वाटर, ये कहाँ से पानी आ रहे हैं, वो खेती में जा रही है, तो ये भी ज़्यादा तरह से होता है, ये पूरा पूरा कीटाणु उसमें सॉइल के अंदर में घुस रहा है। ये क्रॉप्स, कुछ कुछ क्रॉप्स के कारण से क्या होता है, बार बार वही खाते जाते आखिरी में माइक्रोब्स को भी वो लेते जाएगा। आखिरी में कैसे मिटिगेट करेंगे और प्रिवेंशन करेंगे, ये कॉमन प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बहुत फॉलो करना ज़रूरी है, तभी छोटे छोटे बीमारियां भी नहीं आएगा। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, और जब भी पानी पीते फिल्टर पानी पीना चाहिए और प्यूरिफाइड वाटर पीना चाहिए, और खाना बनाते समय में भी बहुत ध्यान देना है। और स्ट्रीट फूड जो वेंडास जो वहाँ पर ठेला गाड़ी में रखते वो खाना बिल्कुल देखते समय में मक्खियाँ भी बैठा रहते तभी भी उसमें मज़ा आता करके लोग ले लेते हैं। सो जब भी वहाँ पर कवर करके रखते हैं उनके पास चले जाओ, मन नहीं कर रहे हो तो खा लो जिसमें कवर करके वो लोग बेचता है। गवर्नमेंट ने बहुत ढेर सारा चेकअप के लिए ओपन करके रखा है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी अरेंज करके रखा है जो सिखा देता है पानी पीने के पहले ध्यान दो करके, क्योंकि उनका लॉस है तो सरकार की लॉस होगी। सो जो वाटर क्लॉगिंग मीन जमा हो जाता है ना पानी, तो जब भी बारिश होता है तो इन दैट वे उसको अवॉइड करना चाहिए, तो जहाँ जहाँ पानी जमा होने का जगह में मिट्टी वगैरह डाल के उसको ठीक करना चाहिए। ये प्रिकॉशंस का अलावा वो पानी को रिसाइकिल करने के लिए भी यूज़ करना चाहिए, और नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को और अच्छे से बनाना चाहिए। जो क्लाइमेट भी चेंज हो कुछ भी हो तभी भी कुछ उतना असर नहीं पड़ेगा। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने ये कहता है ग्रीन स्पेसेस बनाना चाहिए, जहाँ भी ग्रीन ग्रीन दिख रही है, रोड का साइड में बस पेड़ लगाना नहीं है, जहाँ पर आपको ग्रीनरी मिल रही है तो वो पानी नीचे स्टोर हो जाता है। सो प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, हाउ विल यू प्रिवेंट इट? ड्रिंक अ प्यूरिफाइड वाटर। ये स्विमिंग करते समय में पानी पीना गलत है, ठीक है, मतलब कभी कभी पी लेता है। और जो नदी के पानी, लेक पॉन्ड का पानी पीना, जब भी उसको बिना फिल्टर से पीना नहीं चाहिए। नल का पानी डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। आरओ का पानी ले रहा है बट ध्यान देना उसमें टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स कितना देखना पड़ेगा, 150 to 250 होना चाहिए। बॉइलिंग वाटर, सपोज ये सब सुविधा नहीं है, पानी उबाल के पीना चाहिए। ये TDS है, ठीक है, यहाँ पर इट शुड बी अराउंड 150 से लेकर 250 तक, यहाँ तक नॉर्मली होना चाहिए, एक्सेप्टेबल है। सो प्रिवेंशन ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज थ्रू पर्सनल हाइजीन कैसे करना है? 20 सेकेंड्स तक उसको हाथ धोना चाहिए
जब भी टॉयलेट जाके वापस आता है, डायपर चेंज कर रहा है, नहीं तो एनिमल्स जिसका इन्फेक्टेड है उसको सफाई कर रहा है, काऊ डंग वगैरह ले रहा है, उसमें बहुत ही इन्फेक्शन है। ठीक है, खाना खाने के पहले भी धुलाना चाहिए, नाखून को पीरियोडिकली कटना चाहिए। ठीक है, तो टवल यूज नहीं करना, एक ही टवल में 10 लोग आके कर रहे हैं तो कीटाणु बहुत ज्यादा फैलेगा, तो पर्सनल रख ले। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, फ्लैश को जरूरी अच्छे से धुलाना चाहिए, और जो क्लोरीन की डिटर्जेंट से उसको धुलाना चाहिए। क्लोरीन गर्म पानी के साथ मिला के काम करेगा तो और अच्छा काम करता है। ओपन एयर डिफिकेशन बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए, और जो गार्बेज है स्टोरेज वाटर के सामने उसको रखना ही नहीं है। देखो यहाँ पर टॉयलेट की यहाँ पर जा रही है और यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा ही इन्फेक्शन होने का चांस। वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, पोलियो, रोटो वायरस का है, टाइम पे लगाना चाहिए। फूड सेफ्टी है, देखो यहाँ पर सीडीसी ने ये बताया 4 फूड सेफ्टी में, सबसे पहले क्लीन, दूसरा सेपरेट करो, तीसरा अच्छे से कुक करो, और उसके बाद चिल रेफ्रिजरेट करके उसको रखा दो तो कोई बीमारी नहीं आएगी। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स धोने के पहले अच्छे से धुला दें। दूध अच्छे से उबाल के पैस्चराइज करके पैकेट में आता है वो भी ले सकता है, नहीं तो अच्छे से उबालना, नहीं तो उसमें बहुत बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस भी अलग होगा इसका, जो वाटरबॉर्न डिसीज का लगा के, तो इसलिए दूध जब भी लेते हैं उबाल के पीना जरूरी है। तो ठीक है, मीट जब भी लेता है राइट टेम्परेचर में उसको पकाना पड़ेगा, मोस्टली 71 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। और सपोज आपको लग रहा है कोई बीमारी या कोई लक्षण है आपके पास जो वाटरबॉर्न डिसीज का, प्लीज़ डोंट प्रेफर द फूड, स्पेशली जो टाइफाइड वगैरह। देखो टाइफाइड मेरे ने 750 लोग के आसपास में करीब लगभग उन लोगों को फैला दिया। तो जो रॉ फूड है, जो कुक्ड फूड है, रॉ फूड नहीं खाना चाहिए, कुक्ड फूड ही खाना चाहिए, वो दोनों अलग अलग रखना भी चाहिए। और जो यूटेंसिल्स है अच्छे से धुला के यूज़ करना चाहिए। आपको कोई भी डाउट है वाटरबॉर्न डिसीज के बारे में जो नीचे कमेंट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।